Hello students, in this video we will revise chapter number 6 from geography and the name of the chapter is manufacturing industry. Our first topic is importance of manufacturing. Manufacturing की importance क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट जब किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे देश के लिए क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग इसलिए एसेंशियल है क्योंकि ये हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ना ही एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती हैं, बट ये हमारे देश की एक तरीके से बैकबोन की तरह काम करती है। दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम। जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं अपनी इनकम कमाने के लिए, उनको एक मौका मिलता है कि अगर उन्हें एग्रीकल्चर में काम नहीं मिल रहा है तो उनको सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वहाँ पे काम मिल सकता है। सेकेंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर द इरिडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो अगर हमें अपने देश से बेरोज़गारी और पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपैंड द ट्रेड एंड कॉमर्स। जब हम मैन्युफैक्चर्ड सामान, जो बना हुआ सामान है, उसको एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश में, तो इससे क्या होता है? हमारा ट्रेड, हमारा व्यापार जो है बढ़ता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज, बाहर की इनकम मिलती है। Country that transform their raw material into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous। जो भी कंट्रीज़ जो हैं, अगर कोई भी कंट्री जो है अपने रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को किसी अच्छे से प्रोडक्ट में बदल देती है, फर्निश प्रोडक्ट में बदल देती है, गुड में बदल देती है, तो वो कंट्रीज ज़्यादा प्रोग्रेस करती हैं, वो ज़्यादा प्रॉस्परस होती हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की। नाउ सेकेंड पार्ट, इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर हमें किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करना है, लोकेट करना है, तो हम कौन कौन से फैक्टर्स देखेंगे? हम रॉ मटेरियल देखेंगे कि इंडस्ट्री के पास रॉ मटेरियल मिल रहा है कि नहीं, लेबर्स हैं कि नहीं, कैपिटल, पैसा, पावर, मार्केट। तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या देखेंगे? समटाइम इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन और नियर द सिटी। तो कभी कभी क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ को शहरों के पास में या शहर के नियर बाय ही लोकेट किया जाता है, क्योंकि सिटीज़ जहाँ पर होंगी तो सिटीज़ के पास ही में मार्केट होगी। तो एक तरीके से हमें मार्केट भी चाहिए जहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और सिटीज़ में ही हमको बैंक की सर्विस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं। इसीलिए इन फैक्टर्स को भी देखा जाता है किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने से पहले। Many industry tend to came together to make the use of advantage offered by the urban center। कभी कभी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, केम टुगेदर, एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं ताकि वो अर्बन सेंटर्स, मतलब जो शहरों के जो एडवांटेजेस हैं उनको एडवांटेजेस को यूज़ कर सकें। जैसे कि शहरों में हमें हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, तो इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादातर इस तरह से आती हैं, इकट्ठा होकर आती हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एग्लोबरेशन इकोनॉमीज। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। स्टूडेंट, इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे किया गया है। सबसे पहले रॉ मटेरियल के हिसाब से किया गया है। रॉ मटेरियल मतलब जो रॉ मटेरियल का आप यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो दो तरीके की, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं एज अ रॉ मटेरियल अपने सामान को बनाने के लिए, उन इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कॉटन है, वूल है, जूट है, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, टी, कॉफ़ी। मिनरल बेस्ड मतलब ये क्या है, ये आपका सीधे कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो जो इंडस्ट्री इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करके प्रोडक्ट बनाती है तो वो इंडस्ट्री हो गई एग्रो बेस्ड। मिनरल बेस्ड का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी तरीके से कोई इंडस्ट्री मिनरल का इस्तेमाल कर रही है, रॉ मटेरियल उसका मिनरल है, तो वो इंडस्ट्री को हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे कि आयरन स्टील हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, एल्युमिनियम इंडस्ट्री हो गई, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गई। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर मेन रोल, कि इंडस्ट्री का रोल क्या है। दो तरीके की इंडस्ट्री होती हैं, बेसिक और की इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक और की इंडस्ट्री सप्लाई द प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरर अदर गुड। तो बेसिक इंडस्ट्री क्या करती है
ये सप्लाई करती है रॉ मटेरियल, एक तरीके से ये रॉ मटेरियल को सप्लाई करती है दूसरी इंडस्ट्री को ताकि वो सामान बना सके। तो इस तरह की इंडस्ट्री को कहा जाता है बेसिक इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस गुड फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या करती है, ऐसे गुड्स को बनाती है जो सीधे सीधे कंज्यूमर यूज़ करता है, तो उसे हम कंज्यूमर इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि शुगर हो गया, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैन। थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि कितना पैसा लगाया गया है, वो आपकी स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल होती है। जो इंडस्ट्री आपका कम इन्वेस्टमेंट कर रही है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उस तरह की इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। तो कैपिटल के हिसाब से अगर ज़्यादा कैपिटल लग रही है तो लार्ज स्केल, और कम कैपिटल लग रही है तो स्मॉल स्केल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कि इंडस्ट्री के एसेट्स के ऊपर किसका हक होगा, ओनर कौन होगा। तो वो है आपका दो तरीके का, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जितने भी एसेट्स होते हैं उसका ओनर जो होता है वो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है। जैसे कि देखिए बेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड, या स्टील अथॉरिटी। तो ये इंडस्ट्रीज आपकी क्या, ये सेक्टर जो है आपका पब्लिक सेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एसेट जो है गवर्नमेंट के अंडर हैं, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, इसकी लायबिलिटी जितनी भी होंगी वो गवर्नमेंट पे करेगी। प्राइवेट सेक्टर ये आपका वो सेक्टर होता है जिसकी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो कोई ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कोई प्राइवेट इंसान चला रहा है। जैसे टिस्को हो गया, या बजाज हो गया, या डाबर इंडस्ट्री हो गई। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब होता है कि विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। तो जॉइंट सेक्टर ज़्यादातर स्टेट और जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, मतलब कि कुछ पार्ट जो होगा गवर्नमेंट के अंडर होगा तो कुछ पार्ट आपका प्राइवेट पीपल के पास होगा। तो इस तरह की इंडस्ट्री को जॉइंट सेक्टर कहा जाता है। कोऑपरेटिव सेक्टर्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब हो गया वो इंडस्ट्री जिसको ओन चलाने, जिसके हक, मालिकाना हक और ऑपरेट चलाने वाले जो होते हैं या तो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये अपने रिसोर्सेज को पूल अप कर लेते हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर लेते हैं, तो उसे हम कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द वेट ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल कच्चा माल यूज किया जा रहा है सामान को बनाने के लिए, अगर वो रॉ मटेरियल हल्का है कि भारी है। तो उस तरह से दो इंडस्ट्री होती है, एक हैवी इंडस्ट्री, दूसरी लाइट इंडस्ट्री। जो बहुत ही हल्का रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, मतलब तो उन्हें हम लाइट इंडस्ट्री कहते हैं क्योंकि उनका रॉ मटेरियल हल्का होता है, लाइट वेट का होता है। लेकिन जो इंडस्ट्री काफ़ी हैवी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है उसको हम हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री। नाउ फर्स्ट इंडस्ट्री इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो किसी न किसी तरीके से अपने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल जो कर रही है वो किस चीज़ पे बेस है, एग्रीकल्चर पे बेस है, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन। सबसे पहले इंडस्ट्री हो गई आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारे इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत ही यूनिक पोजीशन हासिल करती है और नियर बाई 14% एम्प्लॉयमेंट जो है इस सेक्टर से आता है। 35 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, 35 मिलियन पर्सन्स डायरेक्टली एंड द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के पास इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। इट कॉन्ट्रीब्यूट 4% टुवर्ड द GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी इसका 4% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। रॉ मटेरियल से लगाकर अगर हम फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो ये इंडस्ट्री क्या है, एक तरीके से सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट है इन द वैल्यू चेन। अगर इसकी एक चेन देखी जाए रॉ मटेरियल से लगा के इसका सामान बनने तक, तो ये कंप्लीट चेन क्रिएट करता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबसे पहले जो कॉटन टेक्सटाइल मिल लगी थी वो मुंबई में 1854 में लगी थी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा हमें मिलती हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात में मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि यहाँ पे रॉ कॉटन सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, जो रॉ कॉटन, कच्चा कॉटन सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, मार्केट अच्छी है, ट्रांसपोर्ट बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है, पोर्ट फैसिलिटी, जहाँ पे पोर्ट है, बंदरगाह है, वो फैसिलिटी अवेलेबल है, लेबर अच्छे मिलते हैं, क्लाइमेट मॉइस्ट है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इंडस्ट्रीज़ का लोकलाइजेशन, इंडस्ट्री जो लोकेट है कॉटन की वो महाराष्ट्र और गुजरात में है। इस इंडस्ट्री की वजह से और बहुत ज़्यादा अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की डिमांड क्रिएट हो जाती है, जैसे कि केमिकल, डाई,
मिल स्टोर, पैकेजिंग, मटेरियल, इंजीनियरिंग वर्क। तो अगर आप देखिए जो फार्मर्स होते हैं तो इस इंडस्ट्री ने एक तरीके से एग्रीकल्चर को भी बूस्टअप कर रखा है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स को काम मिलता है, जैसे कॉटन ब्लॉक प्लकर जो कॉटन को प्लक करते हैं, निकालते हैं। वर्कर्स जो गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, सुइंग के काम में इंगेज रहते हैं। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्री जो है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को काम भी दिलाती है, दूसरे सेक्टर्स को भी काम दिलाती है। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू द जापान। इंडिया जो है, जो यार्न होता है, धागा होता है जिसे हम कहते हैं, तो वो जापान को एक्सपोर्ट करता है। अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड फ्रॉम इंडिया। और इंडिया से और कौन दूसरे देश हैं जो कॉटन गुड्स मंगाते हैं? जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, और कुछ आपकी ईस्ट यूरोपियन कंट्री जैसे कि नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल इन दी वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो जो स्पिंडल होते हैं, जो एक तरीके की रॉड होती है जिसमें कि थ्रेड को बांधा जाता है, तो इंडिया की पोजीशन स्पिंडल में सेकंड है चाइना के बाद। नाउ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कॉटन इंडस्ट्रीज़ के, कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ के सामने कौन कौन से चैलेंज हैं, कौन से ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहली ड्रॉबैक तो है पावर सप्लाई। रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। मशीन जो है बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, पुरानी है। जो वीविंग प्रोसेसिंग में जो मशीनरी यूज़ होती है वो काफ़ी पुरानी है। लेबर अपना फुल आउटपुट नहीं देते हैं, लेबर अच्छे से काम नहीं करते हैं। साथ ही साथ कॉटन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। तो ये क्या है? कुछ ड्रॉबैक्स हैं कॉटन इंडस्ट्री के। सेकेंड इंडस्ट्री है जूट टेक्सटाइल। अगर हम बात करते हैं पोजीशन की इंडिया की, तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, और रॉ गुड में इसकी सेकंड पोजीशन है बांग्लादेश के बाद। ज़्यादातर जो रॉ आपका जो जूट लोकेटेड एरियाज़ हैं वो आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। फर्स्ट जूट मिल जो लगाई गई थी वो कोलकाता में 1859 रिश्रा के पास लगी थी। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो ज़्यादातर जो जूट मिल रिमेंड जो था वो तो इंडिया में रह गई, बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, लेकिन जो जूट जहाँ से पैदा होता है वो एरिया जो थे वो आपके बांग्लादेश की तरफ चले गए। अब कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से ज़्यादातर आपकी जो जूट आपकी जो मिल्स हैं, जो एरिया है, वो आपका लोकेटेड कहाँ पर है? हुगली बेसिन में है, कोलकाता में है। तो वो ऐसा क्यों है? उसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहला, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो यहीं पर है, हुगली बेसिन में है। पानी यहाँ का बहुत ही सस्ता है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब जो वाटर के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, शिप का जो भी यूज़ होता है वो काफ़ी सस्ता है। नेटवर्क जो है वाटर का, ट्रांसपोर्ट का सस्ता है। सपोर्टेड बाय द गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, जो फैसिलिटी है, मतलब रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, मतलब रॉ मटेरियल को अगर आपको मिल तक ले जाना है, तो ये जो भी जो रास्ते हैं ये काफ़ी क्या है? आपके अच्छे रास्ते हैं, गुड नेटवर्क है, अच्छा नेटवर्क है। रॉ जूट को जो प्रोसेसिंग में जब डाला जाता है, जब उसमें काम किया जाता है, तो उसमें काफ़ी पानी यूज़ होता है, बहुत सारा पानी यूज़ किया जाता है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल से हमें सस्ते लेबर मिल जाते हैं, साथ ही साथ बिहार और उसके आसपास के स्टेट से सस्ते लेबर मिल जाते हैं, जैसे कि उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है। और साथ ही साथ कोलकाता का जो अर्बन सेंटर है, जो शहरी क्षेत्र है, तो वहाँ पे बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट की जो फैसिलिटी हैं वो भी मिलती हैं। इसीलिए ज़्यादातर आपकी जूट मिल कहाँ लोकेटेड है? हुगली बेसिन में। अब इस इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस जो कि जूट इंडस्ट्री देखती है। सबसे पहला चैलेंज है कि जूट इंडस्ट्री का कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में किसके साथ है? सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे हैं। हमारे जो मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं वो है बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बनी हुई है और ये कंपलसरी है कि जब हम पैकेजिंग करेंगे तो उसमें जूट की पैकेजिंग होनी चाहिए। तो अब जब हमें अपने देश के अंदर पैकेजिंग जूट की ही करनी है, तो हमारी इंटरनल डिमांड, देश के अंदर जूट की डिमांड बढ़ गई। टू स्टिमुलेट द डिमांड द प्रोडक्ट नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। तो अब अगर हमें डिमांड को पूरा करना है तो हमको उसके रास्ते भी खोजने होंगे कि और ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी को बनाया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे जूट की प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाया जाए, कैसे जूट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, कैसे जूट के फार्मर्स को उनके जूट का अच्छा प्राइस मिले
और जूट की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाएगा। द मेन मार्केट फॉर यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मेन मार्केट कौन सी है जूट की, ये कंट्रीज मेन मार्केट हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री इज शुगर इंडस्ट्री। इंडिया स्टैंड सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। अगर शुगर को प्रोड्यूस करने की बात की जाए तो इंडिया की पोजीशन क्या है, सेकेंड पोजीशन है, बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खनसारी। लेकिन अगर गुड़ और खनसारी प्रोड्यूस करने की बात की जाती है तो इंडिया की पोजीशन क्या है, फर्स्ट है। द रॉ मटेरियल यूज इन दिस इंडस्ट्री इज बल्कि। शुगर इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो बहुत ही बल्कि, काफ़ी भारी होता है। एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस। और जब इस रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है तो उसका जो कंटेंट होता है, सुक्रोज कंटेंट्स, जो मतलब कि जिससे शुगर बनती है, वो धीमे धीमे कम होने लगता है। वेयर शुड द मिल बी लोकेटेड। तो ऐसे में शुगर की जो मिल्स होती हैं वो कहाँ लोकेट होनी चाहिए। 662 शुगर मिल इन द कंट्री स्प्रेड। अब शुगर मिल ज़्यादातर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। क्योंकि ये इंडस्ट्री स्टूडेंट जो है सीजनल होती है, जब सीज़न होता है शुगर केन का तभी ये इंडस्ट्री काम कर पाती है। तो ये आइडल माना जाता है कि ज़्यादातर इस इंडस्ट्री को कौन सा सेक्टर सूट करेगा, कोऑपरेटिव सेक्टर सूट करेगा। ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज़ को अगर हम देख रहे हैं, अगर रिसेंटली देख रहे हैं, तो वेस्टर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट, स्पेशली महाराष्ट्र में सिचुएटेड है ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिल्स। और ऐसा क्यों है, दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस हियर हैज़ हाई सुक्रोज कंटेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो शुगर केन, जो गन्ना प्रोड्यूस होता है, उसमें जो आपका जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, कूल क्लाइमेट है। और साथ ही साथ जब गन्ने को कुचला जाता है, जो क्रशिंग सीजन होता है, वो इस क्लाइमेट की वजह से अच्छे से हो पाता है। और यहाँ पे बहुत सारी कोऑपरेटिव सेक्टर्स भी हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर शुगर मिल्स जो हैं वो महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। अब शुगर इंडस्ट्री के मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं। मेजर चैलेंजेस हैं कि क्योंकि ये इंडस्ट्री सीजनल होती है, कुछ समय के लिए ही काम करती है। यहाँ पे जो काम करने के मेथड्स हैं वो बहुत ही पुराने हैं, ओल्ड हैं। ट्रांसपोर्टेशन में अगर डिले हो जाएगा, अगर फैक्ट्री तक सही समय पे गन्ना जो केन होता है, शुगर केन नहीं पहुँच पाएगा तो काम रुकेगा। और नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ द बैगेज। साथ ही साथ जो बैगेज होता है उसका ठीक से इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। बैगेज का मतलब होता है ये एक तरीके का लेफ़्ट ओवर चीज़ होती है, जो कि आपका जूस निकाला जब जाता है शुगर केन का, जो लेफ़्ट ओवर चीज़ बचती है उसको बैगेज कहा जाता है, तो उसका भी ठीक से इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो क्या है, बहुत ही हैवी होता है, बहुत ही बल्कि होता है। हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल इतना भारी है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी हैवी आता है। आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन 4:2:1 के रेशियो में यूज़ किया जाता है जब इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही साथ मैग्नीज का भी यूज़ किया जाता है। अगर हमको स्टील को हार्ड करना है तो एज अ रॉ मटेरियल इसको भी यूज़ किया जाता है। क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स में इंडिया का जो पोजीशन है वो क्या है, 4th है। ज़्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो कंसंट्रेट है किस लोकेशन पर है, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन के पास में लोकेटेड है। इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ दिस रीजन हैज़ द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका आयरन आपका मिलता है, इसीलिए ज़्यादातर इंडस्ट्री इस रीजन में लोकेटेड है। नाउ दीज इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल एंड प्रॉक्सिमिटी। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्यों लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आयरन और सबसे सस्ता मिलता है, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, सस्ते लेबर मिल जाते हैं, मार्केट आसपास की बहुत अच्छे से अवेलेबल सेटअप है, और इसीलिए ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ छोटा नागपुर प्लेटू में लोकेटेड हैं। इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर कंट्री है आयरन एंड स्टील की, लेकिन उसके बाद भी इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है, सबसे पहले हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द कुकिंग कोल। जो मेन आपका रॉ मटेरियल चाहिए होता है इस इंडस्ट्री को, वो बहुत ही महंगा होता है और लिमिटेड है, काफ़ी कम मात्रा में अवेलेबल है।
नंबर 2, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी अपने पूरे फुल पोटेंशियल से काम नहीं करता है। नंबर 3, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ रेगुलर सप्लाई नहीं होती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी रोड्स आ गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बिल्डिंग्स हो गई, तो ये काफ़ी पुअर है, काफ़ी अच्छा नहीं है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग एक इम्पॉर्टेंट आपकी मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री है इंडिया की। और स्मेल्टिंग का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब हमको मेटल को निकालना होता है तो हम जो रॉक होता है उसको हीट करते हैं और उसको मेल्ट करते हैं। मतलब या तो उसको गर्म करेंगे फिर उसको पिघलाएंगे ताकि जो आपका जो ओर है उससे मेटल को बाहर निकाला जा सके, तो उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहा जाता है। तो इट इज़ अ लाइट, ये बहुत ही हल्का होता है एल्युमिनियम, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इसमें जंग नहीं लगता है, और ये एक अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलेबल है, काफ़ी लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है अगर इसके साथ और मेटल्स को मिलाया जाए। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने में, बर्तन बनाने में या तार बनाने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर स्मेल्टिंग प्लांट्स आपके उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में हैं। रॉ मटेरियल जो कि स्मेल्टर में डाला जाता है जिससे कि रॉक को पिघलाया जाता है, मेटल निकाला जाता है, तो जो रॉ मटेरियल लगता है स्मेल्टर में, तो वो जो स्मेल्टर समझ लीजिए एक तरीके की फैक्ट्री हो गई जहाँ पे मेटल को क्या किया जाएगा, स्मेल्ट किया जाएगा, पिघलाया जाएगा। तो जो रॉ मटेरियल स्मेल्टर में यूज़ होता है वो कौन सा होता है, बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट बहुत ही भारी होता है और देखने में डार्क रेडिश कलर का होता है। केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री भी एक बहुत ही डाइवर्सिफाइंग सेक्टर है हमारी कंट्री का, और हमारे यहाँ जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 3% है, और एशिया कॉन्टिनेंट में 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री आपकी केमिकल ही है, और 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट साइज। अगर साइज में बात करें तो वर्ल्ड में इसका साइज क्या हो जाएगा, 12th पोजीशन हो जाएगी। केमिकल आपके 2 तरीके के हो रहे हैं यहाँ पर, पहला तो ऑर्गेनिक है, दूसरा इनऑर्गेनिक है। 2 सेक्टर्स जो काम कर रहे हैं आपके। इनऑर्गेनिक केमिकल का कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका, फाइबर, प्लास्टिक में, पेंट में, या फिर सोडा ऐश में यूज़ किया जाता है, ग्लास बनाने के लिए, सोप, डिटर्जेंट पाउडर में यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल में क्या क्या होता है आपका, ऑर्गेनिक केमिकल का यूज़ किया जाता है में आपका पेट्रोकेमिकल यूज़ होता है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर, रबड़, प्लास्टिक, ड्राई स्टफ, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, दवाइयाँ जैसे होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र स्टूडेंट जैसे आपको पता होगा फर्टिलाइज़र का यूज़ किस लिए होता है, हम फर्टिलाइज़र को लैंड में या सॉइल में डालते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी से हो सके। तो इसका फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का जो ज़्यादातर आसपास जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें मेन क्या होता है, नाइट्रोजस जिनस फर्टिलाइज़र, और मेनली यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, एमोनियम फॉस्फेट, डैप जिसे कहा जाता है, और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र जो कॉम्बिनेशन होता है 3 चीज़ों का, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। ज़्यादातर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का काम किन किन स्टेट्स में है, ये गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। तो हाफ ऑफ द आपका फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन इन्हीं स्टेट से हो जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री आपकी ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। घर बनाना, हाउसेस, फैक्ट्री, ब्रिज, रोड बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल होता है। तो ये जो रॉ मटेरियल यूज़ करती है वो बहुत ही भारी भरकम होता है, और सीमेंट इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो कौन सा है, लाइमस्टोन, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम। पहला आपका सीमेंट प्लांट जो सेटअप किया गया था वो चेन्नई में 1904 में सेटअप किया गया था, 1904 में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, अलग अलग व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, जैसे ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर, इस तरह के व्हीकल्स की बात की जा रही है।
Liberalization. After the liberalization, the coming up of new and contemporary models stimulated the demand for vehicle in the market. लिबरलाइजेशन का असर क्या पड़ा कि इस इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके के व्हीकल्स आने लगे। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट, जब सरकार किसी भी तरीके का, गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है और खुल के व्यापार आराम से हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकती है, तो उसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से क्या हो गया, नए नए तरीके के मॉडल्स जो है मार्केट में आने लगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर का पैसा भी लग रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसकी वजह से इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हुई है। और ये इंडस्ट्री जो है ज़्यादातर दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर में लोकेटेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो आईटी सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत सारे प्रोडक्ट को कवर करती है, चाहे वो टेलीविज़न हो, टेलीफोन्स हो, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, हर तरीके का इक्विपमेंट जो है आपका इस सेक्टर में आ जाता है। और जो मेजर सेंटर हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड के वो हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर। 2010 या 11 तक की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क जो हैं वो इंडिया में लोकेट हो चुके हैं। और मेजर इंडस्ट्री कहाँ पर कंसंट्रेट है आईटी सेक्टर की, बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। और इस सेक्टर की वजह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार मिला है। और 30% लोग जो हैं इस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर इस सेक्टर में वो कौन है, वुमेंस हैं। और ये सेक्टर जो है आपका एक मेजर आपका सेक्टर है जिसकी वजह से हमारी कंट्री बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज कमाती है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये लास्ट टॉपिक है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का मतलब हो गया कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो पोल्यूशन स्टूडेंट्स आपको पता होगा कई तरीके के होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होगा, बहुत अलग अलग तरीके की गैसेस यूज़ होती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है अलग अलग तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल को यूज़ करती हैं जिसकी वजह से स्मोक, धुआं निकलता है जिसकी वजह से हमारे नेचर पे बहुत असर पड़ता है। वाटर पोल्यूशन हो सकता है क्योंकि बहुत सारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, वेस्ट मटेरियल जो है इंडस्ट्री से निकलता है और नदियों में बहा दिया जाता है जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। थर्मल पोल्यूशन जो है वो तब अकर होता है जब इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ जो होती हैं अपने बहुत ही गर्म पानी या इस तरीके के थर्मल प्लांट से जो भी मटेरियल निकलता है वो नदियों में, पॉन्ड्स में छोड़ देती हैं उसको ठंडा किए बगैर। तो उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ, जो जानवरों की लाइफ होती है वाटर की, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो वेस्ट को डंप कर दिया जाता है एक तरीके से वाटर में, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। नॉइज़ पोल्यूशन हो गया आपका कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत आवाज़ होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, अलग अलग इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है जिससे कि नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। NTPC शो द वे। नाउ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसने कुछ स्टेप लिए हैं जिसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट पे कोई असर ना पड़े। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इन्होंने बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, इक्विपमेंट्स का यूज़ किया है ताकि नेचर पे कोई असर ना पड़े एनवायरनमेंट पे। और साथ ही साथ मिनिमम वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं चीज़ों को। और जो ऐश होती है, राख होती है, ऐश का यूटिलाइजेशन भी करते हैं। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट, एक तरीके से इन्होंने बहुत सारे पार्क्स और ग्रीन बेल्ट बना रखी है ताकि जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहे। ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर साइकिलिंग, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, कम से कम पानी का बर्बादी होना। और साथ ही साथ ऐश पॉन्ड बना रखे हैं जिससे कि एनवायरनमेंट पे कोई असर ना पड़े। और ये प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं हर चीज़ की, डेटा बना के इन्होंने रखा हुआ है हर अपने पावर स्टेशन का, जिससे कि हर चीज़ की जानकारी मिलती रहे। तो ये NTPC के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए हैं ताकि एनवायरनमेंट पे कोई असर ना पड़े। द चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।